हमारा गांव शहर से ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली थी और शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था। रोज़ाना सुबह सवेरे उठ के गांव से शहर जाता और शाम को सूरज ढलने से पहले वापस घर आ जाता था। हमारे गांव के ज़्यादातर लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे, बस खेती बाड़ी करते थे या छोटे मोटे काम करते थे। हमारे घर में अम्मी और अब्बा दोनों ही मेरी शादी के लिए परेशान रहते थे। एक दिन दोपहर के वक्त जब मैं काम से वापस आया तो हम सब खाना खा रहे थे। माँ ने रोटी का निवाला तोड़ते हुए अचानक बात छेड़ दी और साफ कह दिया कि अब तुम्हारी पढ़ाई भी मुकम्मल हो चुकी है और शहर में नौकरी भी है। अब तुम्हें अपने घर का सोचना चाहिए। उम्र निकलती जा रही है। मैंने पहले बात को हंस के टालना चाहा और कहा, अम्मी अभी क्या जल्दी है, मैं खुद कुछ सोच लूंगा। मगर माँ ने इस बार बात न टाली और संजीदा होकर बोली कि घर में बहू आने से रौनक होती है और वैसे भी अब तुम्हारे घर संभालने का वक्त है। तुम इस बारे में संजीदगी से सोचो। मैंने माँ की बात सुनी तो मैं भी खामोश हो गया, क्योंकि मुझे अंदर से मालूम था कि माँ की बात बिल्कुल ठीक है। कुछ दिन गुजरने के बाद हमारे खानदान की एक दूर की रिश्तेदार आंटी हमारे घर आईं। उन्होंने बातों ही बातों में एक जगह अच्छा रिश्ता बताते हुए कहा कि लड़के वाले बहुत अच्छे हैं और लड़की भी बहुत सलीकामंद है। घर वालों ने सोचा कि चलो जाके बातचीत करके देखते हैं। सब तैयारियां भी कर रहे थे, मगर जब अब्बा को पता चला कि वो रिश्ता किस खानदान का है तो अब्बा ने सख्त लहजे में साफ इनकार कर दिया। अब्बा ने कहा कि हमारे उनके साथ पुराने खानदानी इख्तलाफात हैं और हम इस घर में कभी रिश्ता नहीं करेंगे। अब्बा के मना करने के बाद वो बात वहीं ख़त्म हो गई और हमारे घर वालों को थोड़ी मायूसी हुई। इस वाक़ये के कुछ हफ़्ते बाद हमने एक और जगह रिश्ता भेजा। हमने सोचा शायद वहाँ बात बन जाएगी। सब घर वाले बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे, मगर चंद दिन इंतज़ार करने के बाद वहाँ से जवाबनामे आ गया। उन्होंने रिश्ता करने से इनकार कर दिया। उस दूसरी जगह से इनकार आने के बाद मेरे अंदर भी एक हल्की-सी मायूसी उतर गई थी। मुझे महसूस होने लगा था कि शायद मेरे लिए अभी कोई अच्छी जगह नहीं बनी, मगर मैंने अपनी इस मायूसी को अपने चेहरे पे बिल्कुल ज़ाहिर नहीं होने दिया, ताकि मेरे वालिदैन और ज़्यादा परेशान ना हों, क्योंकि मैं जानता था कि वो पहले ही मेरी वजह से फ़िक्रमंद रहते हैं। कुछ दिन और गुज़र गए और फिर एक दिन मोहल्ले की ही एक जानने वाली आंटी हमारे घर आईं। उन्होंने चाय पीते हुए माँ से कहा कि मैं एक बहुत अच्छे घराने को जानती हूँ और उनकी लड़की बहुत शरीफ और दीनदार है। तुम लोग एक बार जाके देख लो, सबको वो रिश्ता बहुत पसंद आएगा। अब्बा ने इस बार ज़्यादा नखरा नहीं किया और कहा, चलो जाके देखते हैं। रिश्ता देखने का दिन तय हो गया और हम सब तैयार होकर उस लड़की के घर पहुँच गए। वहाँ पहुँचने पे हमें एक अलग ही इज्जत मिली। थोड़ी देर बाद लड़की को बाहर लाया गया। वो मेरी होने वाली दुल्हन पहली बार हमारे सामने आई थी। उसने अच्छे से दुपट्टा लिया हुआ था और उसकी नज़रें ज़मीन की तरफ झुकी हुई थीं। वो बिल्कुल खामोशी से आई और एक कोने में बैठ गई। मैंने सिर्फ़ एक लम्हे के लिए नज़र उठा के उसे देखा। इसके बाद मैंने दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। लड़की इतना कम बोल रही थी कि माँ ने जब उससे पूछा तो उसने सिर्फ़ हाँ या जी में बहुत मद्धम सी आवाज़ में जवाब दिया। मुझे उसकी ये खामोशी और सादगी पहले तो थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि आजकल की लड़कियाँ इतनी खामोश नहीं होती। मगर साथ ही मुझे उसकी ये अदा अच्छी भी लगी। जब हम लोग घर वापस आए तो मेरे दिल के अंदर शादी के हवाले से एक नई उम्मीद और हल्की सी झिझक पैदा हो चुकी थी। मुझे पहली मर्तबा अपने दिल में ये एहसास हुआ था कि शायद यही वो लड़की है जिसके साथ मेरी पूरी ज़िंदगी गुजरने वाली है। उस वक़्त तक हमारे दिल या दिमाग में किसी भी किस्म के आसेब या डरावने खौफ का कोई दूर-दूर तक नामो-निशान नहीं था। सब कुछ बहुत आम और पुरसकून तरीके से चल रहा था और मैं बस यही सोच रहा था कि कब वो दिन आएगा जब ये सब तय हो जाएगा और हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। इस रिश्ते के बाद हमारे घर में जैसे खुशियों ने डेरे डाल दिए थे। रिश्ता तय होने की खबर पूरे मोहल्ले में आग की तरह फैल गई थी। हमारे घर में औरतें हर वक्त बैठी रहती थीं, जो कभी ससुराल वालों की तारीफ करती तो कभी शादी के इंतजामात पे बहस करती रहती थीं। गांव के माहौल में जब भी कोई नई बात होती है तो वो बहुत जल्दी फैल जाती है और इस बार तो मेरे घर में खुशी का एक अलग ही समा था। रिश्ता पक्का होने के बाद घर वालों ने बहुत सादगी से मंगनी की तकरीब रखी, जिसमें सिर्फ करीबी रिश्तेदार ही शामिल थे। मैंने दूर से ही उसे देखा, मगर उस दिन भी वो पहले की तरह नजरें झुकाए हुए थी और किसी हद तक दुपट्टे से चेहरा भी छुपा हुआ था। उस वक़्त मेरे दिल में खुशी तो थी, मगर एक अजीब-सी बेचैनी भी थी जो हर नौजवान के दिल में होती है। मंगनी के बाद मैंने कई बार सोचा कि अब तो हमारा रिश्ता पक्का हो चुका है, तो क्यों ना मैं उससे फ़ोन पे बात करूँ ताकि हम एक-दूसरे को थोड़ा समझ सकें। एक दिन जब मैं अकेला बैठा था तो मैंने माँ से बहुत झिझकते हुए और शर्माते हुए ये बात कही कि अम्मी, अगर मैं उससे फ़ोन पे थोड़ी बात कर लूँ तो कैसा रहेगा?
آج کل تو ہر کوئی ایک دوسرے سے بات کرتا ہے تاکہ شادی سے پہلے ہی ہم ایک دوسرے کی پسند ناپسند جان سکیں۔ ماں نے میری بات سنی تو پہلے تو وہ مسکرائی اور پھر میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے بولی کہ بیٹا ابھی صبر کرو، ہمارے گاؤں کے رسم و رواج اور یہاں کے گھروں میں اتنی آزادی نہیں آئی ہے کہ منگنی کے بعد ہی لڑکا لڑکی فون پہ باتیں کرنے لگیں۔ تم ابھی تھوڑا انتظار کر لو، جب وہ تمہارے گھر آ جائے گی تو تمہیں بات کرنے کے لیے پوری زندگی ملے گی۔ ماں کی بات سن کے میں خاموش تو ہو گیا، مگر میرے دل میں خواہش باقی تھی کہ کاش میں اسے دیکھ سکوں یا اس سے بات کر سکوں، کیونکہ میں اسے جاننا چاہتا تھا کہ وہ کیسی ہے، کیا سوچتی ہے، کیا پسند کرتی ہے۔ ہمارے گاؤں کی زندگی کا ایک اصول یہ بھی ہے کہ یہاں آپ کو اپنی ہونے والی بیوی کو دیکھنے کے لیے بھی موقع ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ ایک دن میں شہر سے اپنی نوکری سے واپس آ رہا تھا تو شام کا وقت تھا، سورج ڈوبنے والا تھا اور گلی میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی۔ میں اپنے ہی خیالوں میں مگن تھا کہ سامنے سے وہ اپنی ماں کے ساتھ کسی کے گھر سے واپس آ رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ نقاب میں تھی مگر اس کی چال ڈھال سے لگ رہا تھا کہ وہ مجھے دیکھ کے تھوڑا گھبرا گئی ہے۔ اسے اپنا نقاب درست کیا تاکہ وہ مجھے اچھی طرح نظر نہ آئے۔ ہم دونوں کے درمیان صرف چند قدموں کا فاصلہ تھا۔ جب ہم قریب آئے تو ہماری نظریں ایک لمحے کے لیے آپس میں مل گئیں۔ میں نے فوراً رک کے اسے سلام کیا۔ اس نے بہت ہی مدھم اور دھیمی آواز میں سلام کا جواب دیا اور پھر اپنی نظریں زمین پہ جما کے اپنی ماں کے ساتھ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ میں وہیں کھڑا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس چند سیکنڈ کی ملاقات کا میرے دل پہ بہت گہرا اثر ہوا۔ مجھے لگا جیسے آج میں نے اسے پہلی بار کسی اور انداز میں دیکھا ہے۔ میں گھر پہنچ کے بھی یہی سوچتا رہا کہ وہ اتنی خاموش کیوں رہتی ہے؟ کیا وہ واقعی اتنی شرمیلی ہے یا پھر میرے سامنے آنے سے وہ گھبراتی ہے؟ میرے ذہن میں بار بار وہی سوال آتے رہے کہ کیا وہ بھی میرے بارے میں سوچتی ہوگی یا وہ صرف اپنی ماں کے پیچھے چلنے والی خاموش لڑکی ہے۔ میں اس سے براہ راست تو بات کر نہیں سکتا تھا، اس لیے میں نے دوسرا راستہ نکالا۔ میں نے اپنی بہن اور کبھی کبھی ماں سے کہنا شروع کیا کہ آپ لوگ جب بھی اس کے گھر جائیں یا اس کی ماں سے بات کریں تو ان سے پوچھنا کہ اسے کھانے میں کیا پسند ہے، اسے کیسے کپڑے اچھے لگتے ہیں یا اسے کس قسم کی کتابیں پڑھنے کا شوق ہے۔ میں چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے وہ سب کچھ کروں جو اسے پسند ہو، تاکہ جب وہ ہمارے گھر آئے تو اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہو۔ گھر والے میری یہ باتیں سن کے ہنستے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو اسے ابھی سے اپنے ہونے والی بیوی کا کتنا خیال ہے، مگر میری نیت بالکل صاف تھی، میں بس اسے سمجھنا چاہتا تھا۔ اسی دوران ہماری شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ اب گھر میں ہر طرف شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ گاؤں کے لوگ اب ہمارے گھر کے چکر لگانے لگے تھے۔ کوئی کپڑوں کی بات کرتا تو کوئی بری کی تیاریوں کے بارے میں پوچھتا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے اور میں ایک نئی زندگی میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت تک میرے دل میں کوئی خوف یا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ میں صرف ایک خوش باش نوجوان تھا جو اپنی ہونے والی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش تھی، شرمیلی تھی اور بہت سادگی پسند تھی، اور یہی سادگی تو مجھے اس کی سب سے زیادہ اچھی لگتی تھی۔ مجھے تب اندازہ نہیں تھا کہ یہ خاموشی اور یہ شرمندگی جو مجھے اتنی پیاری لگ رہی ہے، یہی آگے جا کے میری زندگی کا سب سے بڑا معمہ بننے والی ہے۔ بس اس وقت تو میرا دل اسی خوشی میں مگن تھا کہ بہت جلد ہم ایک ہو جائیں گے۔ جب شادی کی تاریخ قریب آئی تو ہمارے گاؤں میں یہ بات پھیل گئی کہ اس بار لڑکے والے یعنی ہم لوگ شادی کی شاپنگ گاؤں کی چھوٹی دکانوں سے نہیں بلکہ شہر کے بڑے بازاروں سے کریں گے۔ یہ خبر کیا پھیلی کہ پورے گاؤں کی عورتوں میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ ہر کوئی یہی باتیں کرنے لگا کہ اس گھرانے نے تو شادی بہت خاص انداز میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ محلے کی عورتیں جب بھی ہمارے گھر کی دیواروں کے پاس سے گزریں تو سرگوشیاں کرتیں کہ دیکھو کیسی شان و شوکت سے شادی ہو رہی ہے۔ گاؤں کے پرانے رواجوں کے حساب سے شاپنگ کا زیادہ تر کام گھر کی عورتیں ہی کیا کرتی تھیں، مگر اس بار میرا دل تھا کہ میں اپنی منگیتر کے لیے کچھ چیزیں اپنی پسند سے خریدوں۔ ایک شام جب میں نے یہ بات اپنی ماں سے کی تو ماں نے فوراً ہی ہنستے ہوئے منع کر دیا اور کہا کہ نہیں بیٹا، یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ لڑکا کیسے شاپنگ کے لیے جائے گا؟ گاؤں میں لوگ باتیں بنائیں گے کہ دیکھو لڑکا ابھی سے کتنا بےتاب ہے، اور ویسے بھی اس طرح نظر لگنے کا ڈر ہوتا ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایسی باتوں کو بہت اہمیت دی جاتی ہے، مگر میں نے ضد نہیں چھوڑی۔ میں نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ امی زمانہ بدل رہا ہے، میں صرف آپ کے ساتھ جاؤں گا اور کوئی غلط بات نہیں ہوگی۔ میں بس چاہتا ہوں کہ اس کے لیے جو بھی لیا جائے وہ میری پسند کا ہو، اور میں نے یہ خواہش بھی ظاہر کر دی کہ وہ بھی ساتھ جائے گی۔ ماں پہلے تو بہت ہچکچائی مگر میرے اصرار کے آگے انہیں ہار ماننی پڑی، اور آخر کار وہ میری بات مان گئیں۔ جس دن ہم لوگوں کو شاپنگ کے لیے شہر جانا تھا اس دن موسم بہت خوشگوار تھا۔ وہ اپنی ماں اور چند قریبی عورتوں کے ساتھ تیار ہو کے آئی تھی۔ ہم سب لوگ ایک گاڑی میں بیٹھ کے شہر کے بڑے بازار کی طرف نکل پڑے۔
इस सफ़र के दौरान हम गाड़ी में साथ-साथ थे, मगर हमारे दरमियान एक खामोशी की दीवार थी। वो अपनी माँ के पास बैठी नज़रें झुकाए रही और मैं अपनी जगह पर खामोशी से बाहर के मनाज़र देखता रहा। मैंने 1-2 बार बात करने की कोशिश की, मगर उसने बहुत ही मुख्तसर और धीमी आवाज़ में जवाब दिया कि उसकी खामोशी मुझे बताने लगी कि वो अभी तक मुझे एक अजनबी की तरह देख रही है। बाज़ार पहुँच के औरतें तो अपनी खरीदारी में लग गईं। मैं और वो कुछ देर के लिए कपड़ों की दुकान पे रुके हुए थे। मैंने सोचा क्यों ना आज उसकी पसंद पूछ ही लूँ। मैंने दुकानदार को 2 जोड़े दिखाने का इशारा किया। एक जोड़ा बहुत शोख रंग का था और दूसरा बहुत ही सादा और नफ़ीस। मैंने उसकी तरफ देख के पूछा, आपको इन दोनों में से कौन-सा ज़्यादा पसंद है? वो थोड़ी देर खामोश रही, फिर उसने बहुत ही हल्की और काँपती हुई आवाज़ में जवाब दिया, "जो आपको बेहतर लगे वो ही ले लें।" उसकी इस बात ने मुझे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि शायद वो बहुत ही ज़्यादा शर्मीली है या फिर उसे अभी तक हमारी इस नई ज़िंदगी का यकीन नहीं आया। मैंने उसकी खामोशी और उसके मुख्तसर जवाबात को उसकी शराफ़त का नाम दे दिया और अपनी मर्ज़ी से बेहतरीन जोड़ा पसंद कर लिया। शहर से वापसी का सफ़र बहुत अच्छा गुज़रा। मेरे दिल में एक अजीब-सी खुशी थी कि अब शादी वाक़ई बहुत करीब आ गई है। मैंने आज उसे एक बार फिर से गौर से देखा था और मुझे लगा था कि वो वाक़ई बहुत नेक और शरीफ़ लड़की है। जब हम वापस गाँव पहुँचे तो घर में शादी के कार्ड्स आ चुके थे। उन कार्डों को देख के ऐसा लगता था जैसे खुशी का कोई नया बाब शुरू होने वाला हो। कार्ड बाँटने का काम शुरू हुआ तो गाँव में एक नई रौनक पैदा हो गई। घर में हर वक़्त मेहमानों का आना-जाना लगा रहता था। कोई तोहफ़े लेके आता तो कोई शादी की तैयारियों में मदद के लिए आ जाता। मुझे वो सारे दिन अभी भी याद हैं, जब घर के सहन में शादी का टेंट लग रहा था और ख़वातीन ढोलक की थाप पर गाने गा रही थीं। हर तरफ रोशनियों का इंतज़ाम था और ऐसा लगता था जैसे पूरा गाँव ही हमारी खुशी में शरीक है। मैं उन सब तैयारियों को देख के खुश तो होता था, मगर मेरे दिल में उसकी वो शर्मीली-सी सूरत और धीमी आवाज़ बार-बार घूमती थी। मैं सोचता था कि जब शादी हो जाएगी और वो हमेशा के लिए मेरे घर आ जाएगी, तब हम कैसे बात करेंगे? क्या तब भी वो इतनी ही खामोश रहेगी या फिर वक़्त के साथ-साथ वो मुझे अपना समझकर दिल की बातें करेगी? मुझे उस वक़्त तक ये बिल्कुल नहीं पता था कि जिस खामोशी को मैं उसकी शराफ़त समझ रहा हूँ, उसके पीछे कुछ और भी छुपा हो सकता है। क्योंकि उसका रवैया सिर्फ़ एक बहुत ही ज़्यादा हयादार और शर्मीली लड़की वाला था और किसी भी ज़ाविये से उसमें ख़ौफ़ का कोई मामूली-सा इशारा भी मौजूद नहीं था। सब कुछ बहुत नॉर्मल और रिवायती था। और शादी की तैयारियां अपनी पूरी आबोताब के साथ जारी थीं और आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। बारात के दिन की सुबह मेरे लिए एक अजीब ही एहसास लेके तुलू हुई थी। जब मेरी आंख खुली तो सूरज की किरणें खिड़की से अंदर आ रही थीं और बाहर घर के सहन में बहुत शोर था। कोई घर को फूलों से सजाने की हिदायत दे रहा था तो कोई शादी के जोड़ों की बात कर रहा था। घर के मर्द हजरात बहुत मसरूफ थे और औरतें एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग दौड़ रही थीं। वो सुबह ऐसी थी जैसे मैं अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम दिन कह सकता हूँ। मैंने बिस्तर से उठ के खिड़की से बाहर देखा तो गाँव की फ़िज़ा में एक अजीब-सी रौनक थी। मैंने जल्दी से नहा धोकर अपने कपड़े पहने, जो माँ ने ख़ास तौर पर मेरे लिए तैयार करवाए थे। जब मैं तैयार होके आईने के सामने खड़ा हुआ तो मुझे खुद पे यकीन नहीं आ रहा था कि आज मेरी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। मैंने आईने में अपने चेहरे को देखा तो मुझे महसूस हुआ कि आज मेरी आँखों में एक नई चमक और दिल में एक नई ज़िम्मेदारी का एहसास है। मैंने एक गहरी साँस ली और खुदा का नाम लेके अपने कमरे से बाहर निकल आया। घर में हर तरफ मेरी मुबारकबाद दी जा रही थी। कोई मेरे कंधे पे हाथ रख के हँस रहा था तो कोई मुझे दुआएँ दे रहा था। दोपहर ढलने के बाद बारात गाँव से रवाना हुई। गाड़ियों का एक छोटा-सा काफ़िला था और हम सब हँसी-मज़ाक करते जा रहे थे। मेरे दोस्त रास्ते भर मुझे छेड़-छाड़ करते रहे और मैं उनकी बातों पे मुस्कुराता रहा। मगर मेरे दिल के किसी कोने में खामोशी भी थी जो शायद इस नई ज़िंदगी के खौफ या खुशी की वजह से थी। जब हम दुल्हन के घर के करीब पहुँचे तो वहाँ का माहौल देखकर मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। वहाँ इस्तकबाल के लिए बहुत से लोग मौजूद थे, हर तरफ रोशनियों का इंतज़ाम था और मेहमानों की तवाज़ो की जा रही थी। कुछ देर बाद निकाह की तकरीब शुरू हुई। जब निकाह ख़ान ने मुझसे कबूलियत के लिए कहा तो मेरा दिल जैसे रुक सा गया। मैंने बहुत पुरसकून और साफ़ आवाज़ में 3 बार कबूल है कहा और उसी लम्हे मुझे लगा कि अब सब कुछ बदल गया है। निकाह के बाद जब मैंने इर्द-गिर्द देखा तो मुझे महसूस हुआ कि घरवालों के चेहरों पर कितनी खुशी है। हर कोई मुबारकबाद दे रहा था। निकाह के बाद मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि ये लड़की अब सिर्फ़ मेरी मंगेतर नहीं बल्कि मेरी बीवी है। वो अब मेरे हक़ में है। मैंने उसे देखने की कोशिश की मगर वो इतना ज़्यादा शर्माई हुई थी कि उसे अपनी नज़रें बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठाई थीं और निकाह का इकरार भी बड़ी मुश्किल से किया था। अपनी जगह पे बिल्कुल साक़ित बैठी थी और उसका पूरा जिस्म एक हया के पर्दे में लिपटा हुआ था।
जब रुखसती का वक़्त आया तो माहौल अचानक बहुत जज़्बाती हो गया। जब वो अपनी माँ से लिपट के रोने लगी तो मैं एक तरफ खड़ा ये सब देख रहा था। इस मंज़र को देख के मेरे दिल में उसके लिए एक ऐसी मोहब्बत और ज़िम्मेदारी पैदा हुई जो पहले कभी नहीं थी। मुझे लगा अब ये लड़की अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ रही है और इसकी हिफाजत और खुशी की जिम्मेदारी अब सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी है। रुखसती का वो मुख्तसर मगर भारी मंज़र मेरी आँखों में आज भी ताज़ा है। जब हम अपने घर पहुँचे तो गाँव वालों ने हमारा बहुत गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। घर में ढोलक की थाप और खुशियों की गूंज थी। हर कोई उसे देखने के लिए बेताब था मगर वो पूरे रास्ते में खामोश ही रही। मैंने उसे महसूस किया कि बहुत थकी हुई थी और शायद उस नए माहौल में आने की वजह से वो थोड़ी घबराई हुई भी थी। आहिस्ता-आहिस्ता रात गहरी होने लगी और घर के मेहमान रुखसत होने लगे। मैंने महसूस किया कि अब वो वक़्त करीब आ रहा है जो हर शादीशुदा जोड़े के लिए एक नई शुरुआत होती है। मेरे दिल में उस वक़्त कोई भी बुराई या अजीब ख़्याल नहीं था। मैं सिर्फ़ यही सोच रहा था कि किस तरह मैं उसे उस घर में आरामदेह महसूस कराऊँगा। मैंने उस रात को अपनी ज़िंदगी की सबसे हसीन रात समझा था और मैं बिल्कुल बेखबर था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ अब बस दरवाजे के उस पार मेरा इंतज़ार कर रहा था। वो खामोश थी और मैं भी खामोश था। हम दोनों उस नई ज़िंदगी के दरवाजे पे खड़े थे जहाँ से आगे क्या होने वाला था, इसका मुझे ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था। लेकिन उस वक़्त तो सब कुछ एक आम और खूबसूरत देसी शादी की तरह ही आगे बढ़ रहा था। शादी की तमाम तर रसूमात के बाद जब मेहमान रुखसत हो गए और घर में सुकून सा छा गया, तो मैं दिल में एक अजीब-सी खुशी और जोश लिए अपने कमरे की तरफ बढ़ा। कमरा बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ फूलों की खुशबू फैली हुई थी और रोशनी बहुत मद्धम और धीमी थी। मैंने दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश की और आहिस्ता से दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बेड पे बैठी थी और उसका चेहरा उसके घूंघट से छुपा हुआ था। मैंने एक लंबी साँस ली और अपने दिल में दुआ की, खुदा मेरी इस नई ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। मैंने बहुत नरमी से उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा के बात शुरू करने का सोचा। मैंने सोचा कि उसे बहुत थकावट हुई होगी। सारा दिन वो जिस तरह की मसरूफ़ियात से गुज़री थी, वो किसी भी इंसान को थका देने के लिए काफ़ी थी। मैंने बहुत प्यार भरे लहज़े में उससे कहा कि तुम बहुत थक गई हो, क्या मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊँ? या फिर कुछ और चाहिए तो बताओ। मैंने ये बात बहुत ही सादा अंदाज़ में कही थी, मगर जैसे ही मेरी आवाज़ उसके कानों तक पहुँची, तो वो अचानक किसी ज़ोरदार झटके की तरह बेड से उठ खड़ी हुई। उसकी हरकत बहुत तेज़ी से बदल गईं। मुझे देख के इस तरह घबराई जैसे उसने किसी बहुत बड़े खतरे को देख लिया हो। उसकी आँखों में अजीब-सा खौफ़ था और वो बुरी तरह काँप रही थी। मैंने उससे पुरसुकून करने के लिए कहा कि तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। मगर मेरी बात मुकम्मल होने से पहले ही वो ज़ोर से चीख पड़ी। उसकी चीख इतनी ऊँची थी कि मेरा दिल उछल के गले में आ गया। उसे चीखते हुए कहा कि मेरे करीब मत आना। मैं उसकी ये हालत देख के सख्ते में आ गया। मैंने कुछ कदम पीछे हटाए और उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो तो जैसे पागल सी हो गई। उसे अपने पास पड़ी हुई एक शीशे की चीज़ उठाई और बगैर सोचे समझे मेरी तरफ दे मारी। मैं किसी तरह बच गया, मगर मेरा पूरा जिस्म पसीने से शराबूर हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये वही लड़की है जिसने कुछ घंटे पहले निकाह पर बहुत शर्मिंदगी से हाँ कहा था, या ये कोई और है। मैंने फ़ौरन अपनी हिफाज़त और उसकी हालत को देखते हुए दरवाज़ा खोला और बाहर भाग आया। वो रात मैंने उसी कमरे के बाहर फ़र्श पे बैठ के गुज़ारी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? मैं किसी को क्या बताऊँ कि मेरी नई नवेली दुल्हन मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है? मुझे शर्मिंदगी भी हो रही थी और हैरत भी कि आखिर ऐसा क्या हुआ? अगली सुबह जब सूरज निकला तो मैंने दूर से उसे देखा। वो बेड के कोने में खामोशी से बैठी थी और उसकी नज़रें ज़मीन पे जमी थीं। घरवाले जब उसे देख के मुस्कुराते तो वो कोई जवाब नहीं देती थी। घर के सब लोग यही समझ रहे थे कि नई दुल्हन है तो शर्मा रही होगी या उसे घर की याद सताई होगी। मैंने सोचा शायद अम्मी को बता दूँ, मगर फिर सोचा कि अभी तो शादी का पहला दिन है, कहीं कोई बड़ी बात ना बन जाए। मैं चुप रहा और अपने दिल का बोझ खुद उठाए रखा। दूसरी रात जब हुई तो मैंने सोचा शायद वो कल बहुत थकी हुई थी, इसलिए ऐसा हुआ होगा। इस बार मैं बहुत एहतियात से कमरे में दाखिल हुआ। मैंने पहले ही देख लिया था कि वो वॉशरूम में है, तो मैंने सोचा क्या वो बाहर आएगी तो हम सुकून से बात कर लेंगे। मैं बेड के कोने में बैठ गया और उसके निकलने का इंतज़ार करने लगा। चंद लम्हों बाद जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और बाहर कदम रखा, उसकी नज़र मुझ पे पड़ी। उसे देखते ही उसके चेहरे पे वही खौफ दोबारा छा गया। वो बुरी तरह चीखने लगी और अपने इर्द-गिर्द देखने लगी। उसे वहाँ एक भारी गुलदस्ता नज़र आया और उसने बगैर किसी हिचकिचाहट के वो उठाया और पूरे ज़ोर से मेरे सर पे दे मारा। दर्द की एक शदीद लहर मेरे पूरे सर में दौड़ गई और मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया घूम रही हो। मेरे सर से खून बहना शुरू हो गया था।
میں نے उसी हालत में लड़खड़ाते हुए दरवाज़ा खोला और सीधा अम्मी और अब्बा के कमरे की तरफ भागा। जब वो खून में लथपथ मुझे देख के कमरे से बाहर निकले तो उनके चेहरों पर जो खौफ था वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो लोग घबरा के मेरी तरफ लपके और जब मैंने उन्हें पूरी बात बताई और वो चीखती है, मारती है, तो उनके पैरों तले ज़मीन निकल गई और यहाँ से हमारी ज़िंदगी का वो रुख शुरू हुआ जिसने हमारी पूरी ज़िंदगी को एक अजीब-सी कश्मकश में डाल दिया था। मेरी माँ के हाथ काँप रहे थे जब वो मेरे सर के ज़ख्म पे पट्टी बाँध रही थीं। कमरे में खामोशी का एक भारी बोझ था और बाहर के कमरे से मरियम के रोने की धीमी आवाज़ें आ रही थीं। अब्बा एक कोने में सर झुकाए बैठे थे और उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें गहरी हो गई थीं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो लड़की कल तक इतनी शरीफ और खामोश नज़र आती थी, वो अचानक इतनी पुरतशद्दुद कैसे हो सकती है। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा, जो मेरी आँखों में देख के पूछ रही थीं कि क्या ये सब सच है? मैंने बस सर हिला दिया। अम्मी ने एक गहरी साँस ली और बोली कि बेटा, ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? मैंने जवाब में सिर्फ़ इतना कहा, अम्मी मुझे नहीं मालूम। मुझे देखते ही डर जाती है जैसे मैं कोई दुश्मन हूँ और फिर वो अपना होश खो बैठती है। कुछ देर बाद फ़ैसला हुआ कि जब तक ये सूरत-ए-हाल ठीक नहीं होती, दुल्हन को मेरे कमरे से निकाल के अम्मी और अब्बा के कमरे में शिफ्ट कर दिया जाए, ताकि वो उनकी निगरानी में रहे। अब अजीब बात ये थी कि वो घर के बाकी लोगों के साथ बहुत नॉर्मल बात करती थी, अम्मी के साथ बैठ के खाना खाती थी, घर के छोटे-मोटे कामों में मदद भी करती थी, लेकिन जैसे ही मेरी आमद होती या मैं गलती से उसके सामने आ जाता, तो वो फ़ौरी तौर पर एक अजीब से खौफ में मुब्तला हो जाती। उसकी आँखें फैल जाती और वो एक कोने में दुबक के बैठ जाती, जैसे उसे मुझसे कोई शदीद जान का खतरा हो। ये रवैया बहुत अजीब था और देखने वाले को यही लगता कि कोई गैर मामूली चीज़ है जो उसे मेरे सामने आने से रोकती है। चंद दिन गुजरने के बाद हमारे गांव की एक औरत जो अक्सर हमारे घर आती थी, उसने अम्मी को कानों कान में ये मशवरा दिया कि तुम लोग किसी डॉक्टर या अस्पताल के चक्कर में मत पड़ो। ये कोई आम बीमारी नहीं बल्कि इस पर किसी ने साया कर दिया है या शायद नज़र बद का असर है। उसने एक बहुत ही पहुँचे हुए आमिल का पता दिया और कसम खा के कहा कि उसने गाँव के कई ऐसे केस ठीक किए हैं जो बड़े-बड़े डॉक्टरों की समझ में नहीं आते थे। अम्मी ने पहले तो ये बात टालने की कोशिश की क्योंकि वो शुरू से ही ऐसी तोहमाती कामों के खिलाफ थीं। मगर मेरी हालत देख के और मरियम का रवैया देख के उनका ईमान डगमगाने लगा। एक शाम अम्मी ने मेरे पास आके कहा, बेटा डॉक्टर को भी दिखा लेंगे मगर एक मर्तबा आमिल साहब को बुला के घर में दम करवा लेते हैं। क्या पता कोई वाक़ई ऐसी बात हो। मैंने पहले तो इनकार किया कि ये सब जाहिलियत है, मगर घर के बुज़ुर्गों का दबाव था और मैं खुद भी अब इस अज़ियत से निकलना चाहता था कि शायद किसी की दुआओं या दम से ही कुछ बेहतरी आ जाए। आखिरकार आमिल साहब को बुलाया गया। जब वो घर में दाखिल हुए तो उनका हुलिया बहुत पुरसकून था। उनके हाथ में तस्बीह थी और चेहरे पर एक ठहराव था। उन्होंने आते ही कोई ड्रामा नहीं किया बल्कि बहुत सुकून से बिठाया और घर वालों से हाल पूछा। फिर उन्होंने मरियम को बुलाने का कहा। जब मरियम उनके सामने आई तो वो पहले की तरह डरी हुई थी। आमिर साहब ने कुछ कुरानी आयात पढ़ के उस पे दम किया और उस पे बड़े धीमे लहजे में कुछ सवालात किए। मरियम ने जवाब में सिर्फ अपना सर हिलाया या बहुत आहिस्ता से बात की। आमिर साहब ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि बच्ची के दिल पे बहुत शदीद साया है और इसे कुछ अरसा रूहानी इलाज की ज़रूरत होगी। उन्होंने एक कागज़ पे कुछ लिख के दिया और कहा कि इसे रोज़ाना पानी में घोल के पिला दिया करें। उन्होंने जाते-जाते हमें हौसला दिया कि इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि वो अब पहले वाली खामोश और पुरसकून लड़की बन जाएगी। उनकी पुरसकून गुफ्तगू ने घर वालों के दिल में उम्मीद की किरण पैदा कर दी और जब अगले ही दिन मरियम ने वो पानी पी के खाना खाया तो वो हैरानकुन तौर पे बहुत पुरसकून दिखाई देने लगी। ना तो वो किसी चीज़ को देख के चीखी, ना उसने किसी से बदतमीज़ी की। घर वालों ने उसे शामिल के रूहानी इलाज का मौज़ा समझ लिया और मैं भी दूर खड़े होके उसे देख के खुश हो रहा था कि शायद अब हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी की वो तल्ख़ियाँ ख़त्म होने वाली हैं, जो पिछले कुछ दिनों से मेरी रूह को ज़ख्मी कर रही थीं। मगर मैं ये नहीं जानता था कि ये सकून सिर्फ़ एक ख़ामोश तूफ़ान का पेश ख़ैमा है। अगले 2-3 दिन जैसे एक नई ज़िंदगी की नवीद लेके आए। आमिल साहब रोज़ाना वक़्त पे हमारे घर आते। उनका अंदाज़ बिल्कुल सादा था। वो कमरे में दाखिल होते, बैठते और बड़े पुरसकून आवाज़ में कुछ कुरानी आयात का विर्द करते। उनकी आवाज़ में एक ऐसी कशिश थी कि हम सब घरवाले ख़ामोशी से बाहर से सब सुनते। अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। वो दम करने के बाद अपने हाथों से दम की चीज़ें और पानी पिलाते और फिर खामोशी से रुखसत हो जाते। उनके आने के बाद घर का माहौल बदलने लगा था। मरियम का रवैया जो पहले बहुत ज़्यादा जारहाना और खौफज़दा था, अब आहिस्ता-आहिस्ता नॉर्मल होने लगा। वो अब घर के कामों में हिस्सा लेने लगी, अम्मी के साथ बैठ के चाय पीती और मुझसे बातचीत भी करती। पहले की तरह चीखना, चिल्लाना या चीज़ें फेंकना तो दूर की बात है, अब तो वो घरवालों को देख के मुस्कुराने भी लगी थी।
मैं अक्सर दूर खड़े होकर उसे देखता और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करता कि शायद ये आजमाइश अब अपने अख्ताम को पहुंच रही है। माँ तो बहुत ही ज़्यादा खुश थीं, वो हर वक्त आमिर साहब की तारीफ़ें करते नहीं थकती थीं। माँ का मानना था कि हमने सही वक्त पर सही बंदे से राब्ता कर लिया और आमिर साहब ने वाकई इस गुत्थी को सुलझा लिया जो डॉक्टरों और हकीमों के बस में नहीं थी। मेरे दिल में भी अब आमिर साहब के लिए एक गहरा एतमाद पैदा हो चुका था। जब मैं देखता था कि वो अब किसी को देख के खौफज़दा नहीं होती, तो मुझे लगता था कि अब वो दिन करीब है जब हम अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू कर सकेंगे। आमिर साहब अक्सर मरियम को बहुत प्यार से और समझ-बूझ के नसीहत करते थे। उसे कहते थे कि बेटी, घबराने की ज़रूरत नहीं है, देखना तुम बहुत जल्द मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाओगी। मरियम उनकी बातों को सर हिला के सुनती थी और फिर दो करने के बाद वो बहुत पुरसकून होके सो जाती थी। हम सब उसे दम का असर समझते थे और हमें लगता था कि दम वाकई उसके एसाब को पुरसकून कर रहा है। मैंने महसूस किया कि अब घर में वो अजीब सा खौफ नहीं था जो पहले हर वक्त रहता था। मैंने अपनी नौकरी पे वापस जाने का फैसला कर लिया था क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया था कि घर में सब कुछ ठीक है और अब मैं अपनी बीवी के करीब जा सकूंगा। लेकिन मेरे दिल में ख्वाहिश अब भी मचल रही थी कि मैं जल्द अज़ जल्द अपनी नौकरी से जल्दी घर वापस आऊँ और अपनी बीवी से सुकून के साथ बैठ के बात करूँ ताकि जो फ़ासले हमारे दरमियान पैदा हो गए थे, वो मिट सकें। मैं अब उसे एक बीवी की हैसियत से देख रहा था, ना कि खौफज़दा लड़की की हैसियत से। एक शाम जब आमिल साहब जाने लगे तो उन्होंने अम्मी से कहा कि अब इलाज आखिरी मरहले में है। मैं कल आऊँगा और एक ख़ास वक्त पे आके इसे आखिरी दम करूँगा, जिसके बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। उनके जाने के बाद घर में सब बहुत खुश थे और अगली सुबह का इंतज़ार करने लगे। मैं भी पुरुम्मीद था कि जब कल का दिन गुजर जाएगा तो हमारी ज़िंदगी दोबारा रंगीन हो जाएगी। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि आमिल साहब के इस आखिरी दम के दावे के पीछे क्या राज छुपा है जिसकी हमें खबर तक नहीं थी। मैं बस उस पुरसकून मरियम को देख के मुतमईन हो रहा था जब अपनी ज़िंदगी की तरफ वापस आ रही थी। गुज़श्ता कुछ दिनों में सूरत हाल काफ़ी बदल चुकी थी। मेरी बीवी अब पहले की तरह तो नहीं थी कि मुझे देखते ही चीखने लगती या मुझ पर चीज़ें फेंकती, लेकिन उसके अंदर का वो खौफ अब भी मुकम्मल तौर पे ख़त्म नहीं हुआ था। अब जब वो मुझे देखती तो वो चीखती तो नहीं थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी अजीब-सी घबराहट ज़रूर होती थी जो मुझे महसूस करवाती थी कि वो अब भी मुझसे कुछ छुपा रही है या फिर अंदर से बहुत ज़्यादा डरी हुई है। मैं उसे दूर से देखता तो मेरे दिल में एक उम्मीद की शमा जल उठती कि अब शायद वो वक्त दूर नहीं जब हम नॉर्मल मियाँ बीवी की तरह रह सकेंगे। मैं खुद को समझाता था कि थोड़ा और वक्त गुजरने दो, सब ठीक हो जाएगा। आज वो आखिरी दिन था जिसका आमिल साहब ने वादा किया था। वो हमारे घर आए और बहुत एतमाद से अम्मी से बोले कि आज इलाज का आखिरी मरहला है और आज के बाद इसे किसी भी किस्म के दम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। माँ तो खुशी से निहाल थीं। वो हर वक्त उनकी तारीफ करती रहती थीं कि कैसे एक नेक इंसान ने हमारे घर की वीरानी को दोबारा रौनक में बदल दिया है। ये अलग बात थी कि वो पैसे बहुत लेते थे। घर के बाकी सब लोग भी अब पूरी तरह मुतमईन हो चुके थे और किसी के जहन में भी आमिल के बारे में ज़रा सा भी शक नहीं था। लेकिन उस दिन वो कह के गए कि एक मज़ीद चक्कर भी लगाना पड़ेगा मुझे। वो हर चक्कर पे 5,000 लेते थे। अगले दिन मैं अपनी नौकरी पे जाने के लिए तैयार हुआ। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था कि मैं उसे छोड़ के जाऊँ क्योंकि अब मुझे उम्मीद थी कि आज के बाद सब कुछ बदल जाएगा। मगर काम पे जाना भी ज़रूरी था। मैं दफ्तर तो चला गया लेकिन मेरी तवज्जो काम में बिल्कुल नहीं थी। मेरे ज़हन में हर वक्त बस उसी का ख़्याल गर्दिश करता रहता था। मैं सोच रहा था कि आज शाम जब मैं वापस जाऊँगा तो मैं उससे बात करूँगा। उसे बताऊँगा कि मैं उसे कितना चाहता हूँ और अब हमें अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। काम के दौरान ही अचानक एक ऐसी सूरत-ए-हाल बन गई कि मेरा काम तवक्को से बहुत पहले ही ख़त्म हो गया। दोपहर का वक़्त था, मैंने सोचा क्यों ना आज जल्दी घर चला जाऊँ, किसी को खबर किए बगैर मैं सीधा घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते भर मैं यही सोचता रहा कि जब मैं अचानक घर पहुँचूँगा तो सब कितना हैरान होंगे और वो मुझे देख के कितना खुश होंगे। मैंने अपने ज़हन में खूबसूरत मंज़र बना लिया कि वो कमरे में बैठी होगी। मैं उसे सरप्राइज़ दूँगा। मैंने घर का मरकज़ी दरवाज़ा आहिस्ता से खोला तो मुझे लगा कि घर आज गैर मामूली तौर पे खामोश है। हमेशा तो घर में शोर या किसी न किसी की आवाज़ आती थी, मगर आज ऐसा लग रहा था जैसे घर के अंदर कोई है ही नहीं। मैं दबे पाँव अंदर की तरफ बढ़ा, मुझे लगा शायद सब लोग सो रहे होंगे। मैं सीधा अपने कमरे की तरफ गया जिसका दरवाज़ा मैंने देखा कि मुकम्मल तौर पे बंद नहीं था, बल्कि थोड़ा-सा खुला हुआ था। मैं जैसे ही उसके पास पहुँचा तो मुझे अंदर से किसी के बोलने की धीमी-सी आवाज़ सुनाई दी। मैं वहीं रुक गया, मेरा दिल एकदम से ज़ोर से धड़कने लगा। मुझे लगा शायद कोई दुआ पढ़ रहा है या कोई और बात हो रही है। मैंने आहिस्ता से दरवाजे के हैंडल को पकड़ा और एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया।
جو منظر میں نے اندر دیکھا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میرے سامنے وہی عامل صاحب موجود تھے اور وہ میری بیوی کے بالکل قریب تھے، اور میری بیوی اس وقت انہیں دیکھ کے عجیب سی حالت میں بیٹھی تھی۔ وہ منظر اتنا چوکنا کرنے والا تھا کہ میں اپنی جگہ پہ پتھر بن گیا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کوئی رد عمل دے پاتا، میرے قدموں کی چاپ سن کے وہ دونوں میری طرف مڑ گئے، اور میرے دل میں جو تجسس تھا وہ اب ایک بڑے طوفان کی شکل اختیار کر چکا تھا۔ وہ منظر دیکھ کے میری رگوں میں خون جم سا گیا، میرا جسم سن ہو چکا تھا اور آنکھوں کے سامنے جیسے اندھیرا چھا رہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کو اس حالت میں اور اس شخص کو اپنے کمرے میں دیکھا تو غصہ اور غیرت میرے سر پہ سوار ہو گئے۔ میں نے بغیر کچھ سوچے سمجھے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کر اس عامل کا گریبان پکڑ لیا۔ میری گرفت اتنی مضبوط تھی کہ وہ لڑکھڑا گیا۔ مجھے غصہ تھا کہ وہ اس طرح اکیلے میں اس کے اتنے قریب چپک کے کیوں بیٹھا ہے۔ میں زور زور سے چلانے لگا اور گھر والوں کو آوازیں دیں۔ میری چیخیں سن کے امی، ابا اور باقی گھر والے بھاگتے ہوئے کمرے کی طرف آئے۔ جب انہوں نے مجھے اس حالت میں اور اس شخص کو ہمارے کمرے میں دیکھا تو وہ بھی سکتے میں آ گئے۔ امی تو خوفزدہ ہو کے دیوار کے ساتھ لگ گئیں۔ میں نے غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ آپ لوگ اپنی بہو کو اس کے حوالے کر کے کہاں تھے اور یہ یہاں اکیلا کیا کر رہا ہے؟ عامل کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے کہ خدارا میری بات سن لو، میں نے تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی غلط حرکت نہیں کی، میں تو صرف اسے دوا دینے آیا تھا۔ میں نے غصے میں آنکھوں سے دھکا دیا اور کہا، مجھے تم پہ کوئی بھروسہ نہیں، تم نے ہمارے اعتماد کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ تم یہاں کیا کر رہے تھے اور میری بیوی اس قدر ڈری ہوئی کیوں ہے؟ سب لوگ ہکا بکا رہ گئے۔ میری بیوی تو صوفے پہ بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کے مجھے ایک بار پھر غصہ آیا اور میں نے سب کو خاموش کروا کے کہا کہ آج اس کا سارا سچ سامنے آ کے رہے گا۔ تب اس عامل نے کامتی آواز میں اعتراف کرنا شروع کیا۔ اس نے کہا، سن لو، یہ سچ ہے کہ اس لڑکی پہ کوئی سایہ نہیں تھا اور نہ ہی یہ آسیب کا شکار تھی۔ یہ صرف اور صرف شدید ذہنی دباؤ اور خوف کا معاملہ تھا۔ میں جان گیا تھا کہ اسے شادی سے پہلے ہی نئی زندگی اور مردوں سے شدید خوف ہے۔ میں نے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھایا۔ میں اسے کوئی جادوئی دم نہیں کر رہا تھا بلکہ صرف ایک دیسی دوائی دیتا تھا جو اسے پرسکون اور غنودگی میں رکھتی تھی۔ میں نے سب اس لیے کیا تاکہ گاؤں والے مجھے ایک بہت بڑا عامل سمجھیں اور میری دھاک بیٹھ جائے۔ میرا مقصد صرف اپنی شہرت اور پیسے کمانا تھا، لیکن یہ لڑکی سچ میں کوئی آسیب زدہ نہیں تھی۔ اس کے اعتراف نے گھر والوں کے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ ابا کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ ہم نے کتنا بڑا دھوکہ کھایا ہے۔ میں نے اسے وہاں سے بھگا دیا اور اسی وقت فیصلہ کیا کہ اب ہم مزید کسی عامل کے پیچھے نہیں بھٹکیں گے۔ ہم نے اگلے ہی روز شہر کے ایک بہت بڑے اور ماہر نفسیات ڈاکٹر سے وقت لیا۔ جب ہم اسے وہاں لے کے گئے تو ڈاکٹر نے ہم سب کو باہر بٹھا دیا اور اسے اپنے کیبن میں تنہائی میں بلایا۔ وہ گھنٹوں وہاں بیٹھی رہی اور ڈاکٹر نے اس سے تفصیل سے بات کی۔ جب ڈاکٹر باہر آیا تو اس کے چہرے پہ ایک ٹھہراؤ تھا۔ اس نے ہمیں بٹھا کے جو بتایا وہ سن کے ہمارے دلوں پر سے بوجھ اتر گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، یہ لڑکی کسی آسیب کا شکار نہیں بلکہ اسے شادی سے قبل ہی ایک بہت شدید خوف تھا جسے وہ کسی کو بتا نہیں پا رہی تھی۔ اسے نئے گھر، شوہر اور ازدواجی زندگی کے خیال سے شدید گھبراہٹ ہوتی تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کر پا رہی تھی کیونکہ اسے ڈر تھا کہ سب لوگ اسے پاگل سمجھیں گے۔ جب وہ پہلی رات تمہارے پاس آئی تو اسے لگا کہ اس کا خوف اس پہ حاوی ہو رہا ہے اور وہ اپنی حفاظت کے لیے چیخنے اور مارنے پہ مجبور ہو گئی۔ اس نے تمہیں جان بوجھ کے نہیں مارا تھا بلکہ وہ شدید خوف کے عالم میں اپنا ہوش کھو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے ہمیں سمجھایا کہ یہ آسیب نہیں بلکہ شدید ذہنی دباؤ کی ایک قسم ہے۔ اسے مناسب علاج، تھوڑی سی کاؤنسلنگ اور سب سے بڑھ کے تمہاری محبت اور سمجھ کی ضرورت ہے۔ وہ جو اب تک صوفے پہ بیٹھی رو رہی تھی، ڈاکٹر کی بات سن کے سسکیاں لینے لگی۔ اسے روتے ہوئے سچ بتایا کہ اسے شادی سے پہلے ہی اپنی اس زندگی سے بہت ڈر لگتا تھا، اور جب میں نے پہلی بار اسے پیار سے بات کرنے کی کوشش کی تو اسے لگا کہ وہ اب اس دنیا میں اکیلی ہے، اس کا کوئی نہیں ہے۔ اس کا خوف اسے پاگل کر رہا تھا۔ میں اس دن اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا اور مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اسے کتنا غلط سمجھا۔ میں اسے دشمن سمجھتا رہا جبکہ وہ ایک ڈری ہوئی بچی کی طرح تھی جسے صرف میرے سہارے کی ضرورت تھی۔ گھر واپسی کا سفر بہت پرسکون تھا۔ ہم نے سب سے پہلے تو اپنے ذہن سے وہ تمام توہمات اور پرانی باتیں نکالیں۔ میں نے اپنے کمرے کو بدل دیا تاکہ اسے کوئی پرانی یاد نہ آئے۔ میں نے اس سے بہت پیار سے بات کی، اسے یقین دلایا کہ میں اس کے ساتھ ہوں اور اسے کسی بات سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرا رویہ اور اس کے لیے میری محبت اسے اس خوف سے باہر نکال لائی۔
وہ پرسکون تھی۔ اب وہ مجھے دیکھ کے چیختی نہیں بلکہ مسکراتی تھی۔ ہم نے اپنی زندگی کے اس سفر کو نئے سرے سے شروع کیا، اور مجھے احساس ہوا کہ شادی صرف دو جسموں کا ملاپ نہیں بلکہ دو روحوں کا ایک دوسرے کو سمجھنا اور سہارا دینا ہے۔ ہر غیر معمولی رویے کو آسیب یا جادو کا نام دینا کتنا بڑا گناہ ہے۔ بعض اوقات انسان کے اندر کا خوف اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ خود بھی اسے سمجھ نہیں پاتا۔ ایسے وقت میں مذاق، الزام اور تہمات کے بجائے محبت، سمجھ اور صحیح علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم نے عاملوں کے جھوٹے جال کو توڑ کے حقیقت کا رستہ اپنایا، اور آج ہم اپنی زندگی میں بہت خوش ہیں۔ اس واقعے نے مجھے سکھایا کہ زندگی کے بڑے سے بڑے مسائل کا حل صرف باتوں میں اور ایک دوسرے پہ اعتماد کرنے میں چھپا ہوتا ہے۔ ہم نے ثابت کیا کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہیں تو کوئی بھی خوف ہمیں شکست نہیں دے سکتا، اور یہ جو جھوٹے عامل ہوتے ہیں یہ ہمیشہ انسانی کمزوریوں اور ڈر کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہمیں ہمیشہ ان سے دور رہنا چاہیے اور اپنی مشکلات کا حل صحیح جگہ تلاش کرنا چاہیے۔ یہ بات نہیں کہ سارے عالم ہی جھوٹے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ سب سچے بھی نہیں ہوتے۔